ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। लिखा भी है इसमें सीट डिस्कशन। मैंने आपको एक सीट भेजा था 12-15 प्रॉब्लम का, ठीक है ना, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन पहले कर लेंगे, बाद में फिर कुछ थोड़ा सा आगे वाले करेंगे ना। अब देख रहे होंगे पहला वाला क्वेश्चन, टू कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब दोनों के लिए रो पक्का हो गया, सेम हो गया, एंड हैव द सेम लेंथ, लेंथ भी इक्वल हो गया। कंडक्टर ए इज सॉलिड वायर ऑफ डायमीटर 1 mm and conductor B is a hollow tube of outer diameter 2 mm and inner diameter 1 mm. Find the ratio of the resistance RA to RB. बात समझिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं RA की। फॉर्मूला क्या होगा भाई, रो L अपॉन A। समझ रहे हैं बात को, रो L अपॉन क्या, A। बात समझिएगा, इससे क्या आएगा, रो तो जो है सो है, LA जो है तो है। गिवन क्या है हमको, DA कितना गिवन है, DA 1 mm मतलब 10⁻⁻3, ठीक है ना, 10⁻⁻3 मीटर, ये हमको DA गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। RA क्या हो जाएगा बोलो, RA होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। समझ रहे हैं बात को भाई, 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है, हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा। बात कर रहे हैं अपन RB की, फॉर्मूला क्या, रो LB अपॉन AB। इसमें भी हमको डायमीटर गिवन है, लेकिन सोचने वाली बात है, इसमें लिखा हुआ है आउटर डायमीटर 2 mm एंड इनर डायमीटर क्या 1 mm। तो आप कुछ इस टाइप की सरफेस दिखाई देगी, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, ठीक है ना। ये ट्यूब है, ये 1 mm का डायमीटर हो गया और ये 2 mm का डायमीटर हो गया। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, आउटर डायमीटर 2 mm है तो आउटर रेडियस क्या होगा 1 mm, इनर डायमीटर 1 mm है तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 mm। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे क्या मिलेगा कि ये जो आउटर रेडियस और इनर रेडियस है, इसकी हेल्प से हमें सॉलिड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका सॉलिड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो समझिएगा, मैं आउटर को लेट कर लेता हूं कैपिटल, कितना है जो कि 2 mm, तो कैपिटल RB, यार इसको रेडियस को ना R डैश बोल देता हूं मैं, R डैश कितना आएगा 1 mm, और स्मॉल dB मतलब दूसरे वाले का जो इनर डायमीटर है वो कितना है 1 mm, मतलब कि रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। आगे समझिएगा, हमें करना है RA अपॉन RB, बहुत ही सिंपल है। RA का फॉर्मूला कितना, रो L अपॉन AA इंटू AB अपॉन रो L। क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी तो LA LB अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल। एरिया का फॉर्मूला होता है, देखिए B क्या है, हॉलो ट्यूब है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R डैश स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। आपको मालूम है ना, अगर इस टाइप का सरफेस है, ये रेडियस है R और ये रेडियस है R डैश, तो इसका हॉलो पोर्शन छोड़ दें तो सॉलिड पोर्शन का एरिया क्या आएगा, पाई इंटू आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ये मैंने इधर पे कर दिया, आगे समझिएगा। इसके बाद क्या आएगा, ये जो नीचे वाला ये है, ये पहले वाले का एरिया है, ये क्या आएगा पाई RA स्क्वायर, पाई से पाई भी कट जाएगा। आगे समझिएगा, RA अपॉन RB। अब देखिए आउटर रेडियस कितना है 0.5, इनर कितना है, सॉरी आउटर रेडियस कितना है 1 mm या 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और इनर कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। स्क्वायर की बात होती है, स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी, फिर भी समझ लो 1 का स्क्वायर कितना 10⁻⁻6, 0.5 का स्क्वायर कितना 0.25, 0.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसका रेडियस कितना है 0.5, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻6। आगे समझिएगा, अब ऊपर से भी कॉमन आएगा 10⁻⁻6 और नीचे से भी कॉमन आएगा 10⁻⁻6। ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.25 करेंगे तो आएगा
0.75 और नीचे क्या है 0.25। ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 3 टाइम्स आएगा। कितना टाइम आएगा 3 टाइम। तो RA अपॉन RB कितना फाइंड कर लिया आपने, बोलो 3:1। क्या समझ में आया बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले जल्दी। तो हमारे पास RA एक कंडक्टर था, एक कंडक्टर था, दूसरा B कंडक्टर था, हमें रेजिस्टेंसेस का रेशियो फाइंड करना था। समझ रहे हैं बात को। तो RA अपॉन RB फाइंड करना था। R का फॉर्मूला रो L बाई ए होता है। इत्तेफाकन दोनों का लेंथ सेम है और सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल को होना मतलब उनकी रेसिस्टिविटी सेम है। मैंने सेम रखी, सॉल्व कर दिया, रेशियो कर दिया, सॉल्यूशन आपके सामने है। समझ में आ गया बढ़िया से, कुछ भी घबराने की जरूरत है क्या। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। जल्दी इसको नोट करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसका क्या कहना चाह रहा है। A wire is stretched to increase its length by 5%. Calculate the percentage change in its resistance. समझिएगा 5% सफिशिएंट होता है, अच्छा खासा होता है, कम में नहीं आता। कम में आता होता तो बने फॉर्मूला लगा देते ना, वो वाला n टाइम्स ऑफ L वाला है ना, L परसेंटेज वाला। समझिएगा, लेट इनिशियल लेंथ बी 100। अगर इनिशियल लेंथ 100 है तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी बताइए, न्यू लेंथ हो जाएगी 105। 5% इंक्रीज हुआ ना। अगर इनिशियल लेंथ 100 थी तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी 105। मैंने आपको रेजिस्टेंसेस में बताया था R1 अपॉन R2 क्या होता है बताइए, L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। क्या होता है L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर। बात को समझिएगा, R1 अपॉन R2, L1 कितना है बोलिए 100 और L2 कितना बोलिए 105। कैंसिल कर दीजिए, 20 अपॉन कितना 21। R1 अपॉन R2 कितना आ गया बोलिए 400 अपॉन 441। बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। हम चाहते हैं चेंज इन R, हम चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन R। तो परसेंटेज चेंज इन R का मतलब क्या हुआ, R2 माइनस R1 अपॉन R1, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू कितना 100%। अब बात समझिएगा, R1 अपॉन R2 कितना है 400 अपॉन 441। इसको रिवर्स कर दीजिए तो R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा 441 अपॉन 400। दोनों तरफ -1 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 41 अपॉन कितना 400। कितना आएगा बोलिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इक्वल 41 अपॉन 400। यही चाहिए था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 41 अपॉन 400। ये ले लीजिए भाई, इंटू 100%। 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 0 4 2 8 20 4 5 20 10.25%। ये क्या आ गया, डेल्टा R अपॉन R इंटू परसेंट। क्या प्रॉब्लम लग रही बोलिए जल्दी से, क्या समझ में नहीं आया बोलिए। इनिशियल लेंथ 100 तो न्यू लेंथ कितनी 105। R1 अपॉन R2 का ये फॉर्मूला होता था, मैंने आपको बताया था R1 अपॉन R2 के लिए, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अपन को ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था। सब समझ में आ गया बढ़िया से, कुछ भी घबराने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स को ऐसे ही आसानी से सॉल्व करना। 10.25% चेंज होगा रेजिस्टेंस में लेंथ की वजह से। आ गया समझ में। ये इफेक्टिव लेंथ सफिशिएंट थी, इसलिए अपन ने इसको डिराइव करके करा, नहीं तो अपन चुपचाप सीधे फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये भाई थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the simple आपको मालूम है यार, RT इक्वल क्या होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। मालूम है आपको, resistance at any temperature T is equals to R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। समझिएगा बात को। RT कितना मिल रहा आपको 117 ओम।
इनिशियली कितना था बोलिए 100 ओम, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस क्या T1, बात समझिएगा, ओम में कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में ले आओ इसको, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस क्या T1, ये कितना बचेगा 1.17 माइनस 1 अल्फा T2 माइनस T1 0.17 अल्फा T2 माइनस T1, बात को समझिएगा। 0.17 अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, इसको 0.17 को मैं लिख सकता हूं 1.7 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते ना, इक्वल अल्फा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻4, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर और T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस था, बात को समझिएगा। ये 1.7 से 1.7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब नीचे आएगा तो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻3, T2 माइनस क्या 27 डिग्री सेल्सियस, बात को समझिएगा। हमको T2 चाहिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 10⁻3 मतलब 1000 प्लस 27 इज इक्वल्स टू क्या आ गया T2, तो T2 कितना आ गया भैया 1027 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रॉब्लम है बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ये हमें अल्फा का वैल्यू दिया था, इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, तो आप भी जानते हैं क्या बचेगा 1.17, समझ रहे हैं ना बात को, -1 करेंगे तो 0.17 बचेगा, और इसको अपन चेंज करेंगे तो 1.7 और 10⁻⁻1 रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे, -3 + 3 बन जाएगा, सिंपल है ना। तो क्या है इसका आंसर, टेम्परेचर 1027 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 100 से बढ़ के कहां पहुंच जाएगा 117 में पहुंच जाएगा। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? कोई मुश्किल लग रही बोलिए, इजी है ना? चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान है, बेहद आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से पढ़िए। चलिए, a heating element using nichrome connected to 230 volt supply draws an initial current of this which settles after few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? रूम टेम्परेचर बोल दिया, मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर था। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज दिस, ठीक है ना। बात को थोड़ा आराम से समझिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बोल रहा है कि 230 वोल्ट की सप्लाई से पहले 3.2 एम्पियर करंट था, कुछ टाइम के बाद वो इधर पे सेटल हो गया। आप ध्यान से देखें, सप्लाई चेंज नहीं हुई है, उसके बावजूद करंट चेंज हो गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया? सप्लाई 230 वोल्ट की ही है, पहले करंट 3.2 एम्पियर था, अब करंट 2.8 एम्पियर हो गया है। ऐसा कब हुआ होगा? इसका मतलब है रेजिस्टेंस में वेरिएशन हुआ होगा, और हम जानते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ देयर रूम टेम्परेचर इज दिस, ठीक है ना। अगर रूम टेम्परेचर ये है तो बताइए उस एलिमेंट का स्टडी टेम्परेचर क्या था। चलिए समझिएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। V इज इक्वल्स टू कितना दिया है 230 वोल्ट, और I इज इक्वल्स टू कितना दिया है 3.2 एम्पियर। तो आप भी समझदार हो, रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। V इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, 230 अपॉन 3.2 मिनट आएगा, इधर ऐसा लग जाएगा, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, 4 5 20 30, 4 7 28, 4 5 20, 4 8 32, ठीक है ना। तो 8 8 7 56, 15 8 1 8 70, 8 8 64, 60, 8 7 56, 8 5 40। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 71.875। अब बात समझिएगा। अब बात हो रही न्यू रेजिस्टेंस की, इसको मैं बोल दूं R0। अपन अब बात कर रहे हैं RT की। RT कितना हो गया भाई 230 अपॉन 2.8। बात समझिएगा, क्या मिलेगा 230 अपॉन 2.8, डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ 2300 हो जाएगा। फिर 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28 एंड 4 5 20, 4 5 20, 30, 4 7 28, 4 5 20, 7 8 56, कितना बचेगा 1, 15, 7 2 14,
1, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 अप्रॉक्स। तो RT की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए 82.143 ओम, और उधर पे क्या आ गया 71.875। घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं RT माइनस आर नॉट या RT इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बात समझिएगा, RT कितना है 82.143। या वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल बात थी, इतना डिवाइड मत करो। पता है ये जब कैंसिल ही होना है तो इतना डिवाइड मत करो, ये तो मैं फालतू परेशान हो रहा था। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 230 अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 575 अपॉन 7, और मैं इसको लिख सकता हूं आर नॉट को 575 अपॉन 8। समझिएगा ये तो सिंपल था यार, जो कैंसिल तो होना है 575 अपॉन 7 और वो कितना आएगा 575 अपॉन 8, क्योंकि आर का फॉर्मूला भी अपॉन आई से लगाते हैं अपन। मैंने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया और अपना काम बन गया, ठीक है ना। चलिए समझिएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखें 575 बाई कितना 7, और इधर पे लिखें 575 बाई 8, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, बाद में पुट कर लेंगे। 575 कैंसिल हो गया, 8 अपॉन 7 इक्वल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 को भी इस तरफ ले आइए तो क्या मिलेगा 1/7 इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अब बात समझिएगा, 1/7 इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना बताइए 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T2 माइनस 27। आगे समझिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको 10⁻4 अपॉन 7 इंटू 1.7 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 मतलब 27। ट्रांसपोज कर दीजिए उसको, यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास 100 अपॉन 11.9 मतलब कि 12 लिख देते हैं इज इक्वल T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 12 8 जा 96, 40, 12 3 जा 36, फिर 40, 12 3 जा 36, चलता रहेगा 8.33 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना आ गया T2। बात को समझिएगा, क्या आएगा इसमें ऐड करने पे 27 प्लस 8, सॉरी ये 100 इंटू 10⁻², मतलब 833 ऐसा समझ लो। 833 प्लस कितना 27, तो कितना आएगा बताइए T2 का वैल्यू। T2 का वैल्यू आएगा 33 एंड 27 कितना 60, 860 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, समझ रहे हैं बात को, ये आपके पास वैल्यू आ गई T2 की 860 डिग्री सेल्सियस। क्या प्रॉब्लम है बताओ, फॉर्मूला वही है RT इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपने RT और आर नॉट फाइंड कर लिया, सिंपली फाइंड कर लिया, मैं तो डिवाइड कर दिया था, उचित नहीं था, ऐसा कर दिया जो कैंसिल तो होना ही है, इसको ट्रांसपोज करके आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल लग रही बताइए आप, कुछ उसमें नया है नहीं ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। V और I दिया था जिससे आपको रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत नहीं हुई, इनिशियल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया आपने और T टेम्परेचर के बाद का रेजिस्टेंस भी निकाल लिया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपका काम है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A resistance coil marked 3 ohm is found to have a true resistance of 3.115 ohm at 300 Kelvin. Calculate the temperature at which marking is correct. Temperature coefficient of resistance of the material is this. आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी दिया है, तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। बात समझिएगा, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की अलग अलग कहानी है, बात हो रही है रो की। ठीक है ना, बात समझिएगा, रो की बात हो रही है। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे होता क्या है कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। बात हो रही है रो की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। जो कंडक्टर है, कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा। आपको देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, कंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। है कोई ऑप्शन? ये सी नंबर का ऑप्शन है। समझ रहे हैं बात को कि किसी भी सेमीकंडक्टर में, ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर अपन टेम्परेचर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेसिस्टिविटी कम होती है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में अगर अपन टेम्परेचर देते हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ती है। सी नंबर ऑप्शन। आ गया समझ में? कुछ मुश्किल है? मैंने इसका आपको ग्राफ वगैरह भी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर is increased by 10%. What is the corresponding change in the resistance of wire? आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन अभी इसका वाला किया था 5% वाला, याद है आपको? एक जस्ट कुछ देर पहले 5% वाला ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक वैसे ही करना है, ठीक है ना। मैंने वो 5% किया था और ये 10% है, ठीक वही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है ना। बन जाएगा एकदम 5% वाले की फोटोकॉपी कर लेना बस। जहां मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस 100 लिया था इधर भी 100 लोगे, उधर फाइनल क्या हो गई थी लेंथ 105, यहां हो जाएगी 110, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा देना वैसे ही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मटेरियल डिफरेंट है मतलब रो डिफरेंट है, कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड, मतलब सीरीज कंबाइन करना है। अब सीरीज चूंकि आ गया है इसमें टॉपिक में आपके, आप इस बात से ना घबराएं कि पूछ रहे हैं, चूंकि अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सीरीज सिंपल वाला है। इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द 2 वायर्स आर इन द रेशियो 1:4, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ क्या, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी जो है वो क्या है, 1:4 है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 वायर्स विल बी द रेशियो। बात को समझिएगा, 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर, दोनों का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका मतलब है दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। मटेरियल डिफरेंट है, बात समझिएगा। दूसरी चीज क्या है, दोनों सीरीज में कंबाइन किए गए हैं। अगर दोनों सीरीज में कंबाइन है तो एक बात तो पक्की हो गई कि दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम। I1 और I2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर I1 I2 सेम है तो हम सब जानते हैं I का फॉर्मूला क्या, NEAVD, क्या होता है बोलो, NEAVD। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, I1 और I2 अगर इक्वल है तो क्या होगा, NEAVD, NEAVD दोनों में सेम होगा। अब आगे समझिएगा, इफ द डेंसिटीज ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द 2 वायर्स आर इन द रेशियो, मतलब कि डेंसिटी अलग अलग है, मतलब ये N1 है और ये क्या है, N2। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो हर कंडक्टर में सेम होगा, कैंसिल हो गया। एरिया हमको नहीं मालूम था, इनने बोला कि सेम है क्योंकि इक्वल रेडियस है, एरिया भी सेम था, कैंसिल हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी ले लीजिए आप VD1 और इसकी ले लीजिए क्या, VD2। आगे समझना, N1 अपॉन N2 इक्वल VD2 अपॉन क्या, VD1। आगे समझिएगा, N1 अपॉन N2 कितना दिया आपको, 1:4, VD2 अपॉन क्या, VD1। क्वेश्चन में क्या पूछता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 वायर्स विल बी इन द रेशियो। जिस रेशियो में चार्ज कैरियर की डेंसिटी दी थी उसी रेशियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूछी होगी, मतलब क्या पूछ रहा है, VD1 अपॉन क्या, VD2 पूछ रहा है। समझिएगा, VD1 अपॉन VD2 पूछ रहा है तो उल्टा कर दीजिए, 4:1। आ गया समझ में? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्या मुश्किल लग रही बोलिए, क्रॉस सेक्शन सेम है मतलब एरिया सेम है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सेम होना ही था। सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज का हम आपको 10th ही बता चुके होंगे और आप सब जानते हो, आपने कहीं भी पढ़ा हो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर कंडक्टर से अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। समझ में आ गया? अगर वो कॉमन सोर्स से अटैच है तो समझ में आ गया, सिंपल था एकदम। करंट सेम है, करंट सेम का प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहद सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आ रहा भाई, अ सॉलिड कंडक्टर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज सोन इन द फिगर, सामने है आपके। अ करंट ऑफ 20 एम्पियर एंटरिंग एट ए, देन करंट डेंसिटी एट ए इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी एट बी। क्या ये बात सही कह रहे हैं? करंट डेंसिटी एट ए
is greater than current density at B and current density at A is क्या smaller than the current density at B, और आखिरी में है none of the above। बात को बहुत ध्यान से समझिए, बात हो रही है करंट डेंसिटी के बारे में अलग अलग वैल्यूज में, क्योंकि आपको एरिया अलग अलग दिया है और साथ ही साथ क्या है करंट का अमाउंट अलग अलग है। बात को समझिएगा, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि एरिया, अब बात हो रही है करंट डेंसिटी की, हम बहुत अच्छे से जानते हैं जे का फॉर्मूला होता है I अपॉन ए। बहुत ध्यान दीजिएगा, जे का फॉर्मूला क्या होता है I अपॉन ए। तो करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो आप बात समझिए, अगर अपन दो कंडक्टर को कंपेयर कर रहे हैं, ए मान लीजिए दो की बात करें, जैसे जे ए हो गया क्या I अपॉन ए और जे बी क्या हो गया I अपॉन ए बी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए। तो समझ रहे हैं आप, जिसका एरिया ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। समझ में आ गया, जिसका एरिया ज्यादा उसकी करंट डेंसिटी कम, क्योंकि करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका एरिया ज्यादा उसकी करंट डेंसिटी कम। तो आप बताइए किसका एरिया ज्यादा है, बी का एरिया ज्यादा है, तो बी की करंट डेंसिटी क्या होगी कम। कहीं पे लिखा है, हाँ, करंट डेंसिटी एट बी इज स्मॉलर देन द करंट डेंसिटी एट क्या ए। तो बी नंबर क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलिएगा, है ना इजी। करंट डेंसिटी को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आगे जान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ आ गया। चलिए, अगर जो चीज बोलता है उसके पहले आप नोटिस करेंगे आपको क्या उसकी जानकारी है या नहीं है। आगे समझिएगा, a current flows through a uniform wire of diameter d when the mean electron drift velocity is v. The same current will flow through a wire of diameter d by 2 made of the same material if mean drift velocity of the electron is this। ठीक है, करंट का अमाउंट सेम बोल रहा है, कुछ नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। I1 इज इक्वल टू क्या I2, बात समझिएगा, I1 इज इक्वल टू क्या I2, तो NEAVD दोनों के क्या होंगे सेम होंगे। लेकिन अब इधर पे N तो सेम हो सकते हैं, क्योंकि लिखा क्या है सेम करंट विल फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ डायमीटर, वो मैंने सेम कर दिया। बोलता क्या है यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D, तो पहले वाले का देखिए N क्या है करंट डेंसिटी, और क्या पूछता सेम करंट विल फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ डायमीटर इज दिस ऑफ द सेम मटेरियल इफ the mean drift velocity, ठीक है ना, a current flows through uniform wire of diameter d when the mean electron drift velocity is v, the same current will flow through the wire of diameter d by 2 made of the same material if the mean drift velocity of the electron। तो अपन को vd की वैल्यू चाहिए। समझिएगा बात को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों बातें क्या हो गई सेम हो गई, दोनों को कैंसिल कर दो। अब आ जाओ आगे, इसका एरिया a1 ले लो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd1 ले लो, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd2 ले लो और एरिया क्या ले लो a2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्या होता बोलिए पाई डी स्क्वायर बाई 4। समझिएगा vd1 यहां भी क्या होगा पाई d2 स्क्वायर बाई 4 vd2। आगे समझिए, पाई बाई 4 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। आगे समझिए d1 मतलब पहले वाले का डायमीटर कितना है d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है v, d2 दूसरे वाले का डायमीटर कितना है d बाई 2, तो स्क्वायर करने पे कितना आएगा d स्क्वायर बाई क्या 4 vd2। अब d स्क्वायर से d स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ गए आप, इस वाले डायमीटर वाले कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी 4v। है कोई ऑप्शन 4v का? हाँ, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्या मुश्किल लग रहा बताओ, कुछ भी नया है क्या? क्वेश्चन में कह रहा था सेम करंट, तो मैंने सेम करंट लिया। कोई बहुत वजनदार क्वेश्चन है नहीं आपके पास, सिंपल है। समझ आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको भी इजी है भाई। अब आपको जोड़ घटाना तो आना चाहिए ना, कोई जोड़ घटाना यूज हो रहा बार बार, इसके अलावा कुछ नया नहीं है, समझिएगा। हालांकि बहुत से लोगों से सीट के सारे क्वेश्चन बन भी गए थे, फिर भी बता देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, कोई बात नहीं। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ R1 इज अल्फा, इधर अल्फा है, पता नहीं क्यों नहीं छपा, एंड ऑफ द मटेरियल ऑफ R2 इज माइनस बीटा, माइनस लिखा बीटा था यहाँ पे, ठीक है ना, कर लीजिएगा बीटा।
द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 विल नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, अभी पहले रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरे वाले का R2। आप भी जानते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। लेकिन इसमें बोलता क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 विल नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है, और टेम्परेचर चेंज होने के बाद डेफिनेटली R1 और R2 की वैल्यू चेंज हो गई होगी, लेकिन सीरीज कंबाइन करने पे वो वैल्यू डिफर नहीं दिखती है। भाई टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुए होंगे, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद वो चेंज देखने को नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, चलिए अपन न्यू रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। R1T, ठीक है ना, R1T क्या आ जाएगा बताइए, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 देख लीजिए T टेम्परेचर पे कितना आ रहा है, R2 इंटू 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। समझिएगा, ये इनिशियल थे R1 R2, और T टेम्परेचर के बाद कितने हो गए, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और R2 क्या बन गया, R2 इंटू 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा और माइनस बीटा थे रिस्पेक्टिवली। समझ गए। इन सीरीज क्या होगा, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आफ्टर T, R इक्विवेलेंट आफ्टर T क्या हो जाएगा, R1 आफ्टर T प्लस R2 आफ्टर T। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इनमें कोई चेंज नहीं आता, भले ही टेम्परेचर चेंज हो चुका है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इक्विवेलेंट इज सेम एज द R इक्विवेलेंट आफ्टर टेम्परेचर T। R इक्विवेलेंट इज सेम एज द R इक्विवेलेंट आफ्टर टेम्परेचर T। तो R इक्विवेलेंट कितना था बोलिए, R1 प्लस R2। टेम्परेचर के बाद कितना हो गया, R1T। R1T की वैल्यू कितनी है बोलो, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, और R2 कितना है, R2 माइनस R2 बीटा डेल्टा टी। समझिएगा, R1 से R1 खत्म, R2 से R2 खत्म। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। देखो भाई, इधर तो जीरो हो गया, वो इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। R2 बीटा डेल्टा टी बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। आपको चाहिए R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, तो अल्फा नीचे आएगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा लिखा है, R1 के अपॉन में R2 भेजेंगे तो अल्फा इधर नीचे आएगा। R1 अपॉन R2 क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा के बराबर है तो टेम्परेचर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आपने कहा था तो मैंने कर दिया। भाई नहीं आएगा तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। इनिशियल R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आफ्टर टेम्परेचर T कैसे हैं, सेम है। वैल्यू पुट कर दिया, रिजल्ट आपके सामने। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लॉलीपॉप टाइप का है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन में इधर अल्फा और माइनस बीटा है, सीट आपके पास है, समझ में आ जाएगा आपको। आगे ध्यान दीजिएगा, इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्लॉट represents the flow of current through a wire at 3 different time, the ratio of charges flowing through the wire at different time। यार सिंपल है, I is equals to क्या होता है, Q अपॉन T। आप फाइंड कर लेना, यार टाइम दिया है और I दिया है, तो I is equals to क्या होता है, Q अपॉन T। I is equals to Q अपॉन T, तो Q क्या होगा भाई, I इंटू T। I इंटू T मतलब करंट और टाइम बोलता है ना इसमें। द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर एट 3 डिफरेंट टाइम्स, द रेशियो ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग। तो चार्ज फाइंड करना है, Q1 क्या आएगा, I1 T1, मतलब कि इन पोर्शंस का एरिया फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, एरिया। आपको याद है 11th क्लास में बताया था मैंने, क्या बताया था, कोई भी क्वांटिटी अगर ग्राफ की डायमेंशंस के प्रोडक्ट से आती है, मतलब वो कैसे आएगी, एरिया ऑफ द ग्राफ से आएगी। कहां से आएगी, एरिया ऑफ द ग्राफ से। समझ रहे हैं बात को, कर देता हूं यार, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। मैंने क्या बोला, आपको किसका रेशियो चाहिए भाई, चार्जेस का रेशियो चाहिए। क्यू इक्वल क्या होता है बोलो, आई टी। ये आई है और ये टी है, मतलब ये क्वांटिटी कैसे आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन से आ रही है। कहां से आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन से। मैंने पढ़ाया था ना आपको 1D मोशन में
कोई क्वांटिटी अगर ग्राफ की डायमेंशंस के प्रोडक्ट से आती है, इसका मतलब उस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ। तीन अपन को वेरियस सिचुएशन दिख रही हैं। पहले वाले में क्या निकलेगा, Q1। Q1 क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या आएगा, विड्थ इनटू हाइट। विड्थ कितनी है 2, हाइट कितनी है 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया भाई, 4 कूलाम आ गया। कितना आ गया, 4 कूलाम। Q2 इस पोर्शन का चार्ज, इस पोर्शन में चार्ज मतलब इस पोर्शन का एरिया। ये भी रेक्टेंगल है, विड्थ कितनी है इसकी 2 और हाइट कितनी है 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या, 2 कूलाम। आगे समझो। अब आती बात Q3 की, थर्ड सिचुएशन। ये कैसा है भाई, ट्राइंगल है। क्या है ये, ट्राइंगल। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2 ही तो है, हाँ 2 है। तो बेस इंटू हाइट क्या आ गया बताइए, 2 कूलाम। अब से बोल क्या रहा था, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करना देख लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिख रहा क्या, Q1 Q2 और क्या Q3। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 6 से 8 में कितना डिफरेंस होगा 2, और हाइट कितनी है 2, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ 2 इंटू 2 कूलाम आएगा। सेकेंड वाले में क्या रेक्टेंगल है, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 1। अच्छा ऊपर वाले में गलत हो गया ना, बेस 1 है, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 2 है, 2 बन जाए 2 आएगा। तो रेशियो क्या आएगा भाई बोलिए, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 क्या आएगा, 2 रेशियो 2 रेशियो 2। तो 2 रेशियो 2 रेशियो 2 क्या लिख सकते हैं अपन, 1 रेशियो 1 रेशियो 1। है कोई ऑप्शन, बोलो जल्दी से, है कोई ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया, क्या दिक्कत लग रही बताओ। क्वेश्चन में कह रहा था करंट और टाइम ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ दिया है, करंट टाइम ग्राफ। और चाहिए क्या है, चार्ज। चार्ज होता क्या है, I इंटू टी। चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। तो जो भी क्वांटिटी ग्राफ की डायमेंशन के प्रोडक्ट से आती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया